हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आरबीआई असिस्टेंट के 2017 में पूछे गए इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आरबीआई असिस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज लैंग्वेज इजी तो है बट उसे कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So there are 12 people sitting in two parallel rows containing 6 people each. अब दो पैरेलल रोज हैं, यानी कि अगर हम इसको स्केच कर लेते हैं, ये हो गई हमारी रो 1 जिसमें 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये हमारी रो 2 हो गई जिसमें भी 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन कह रहा है in row P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south। यानी कि जो आपकी रो 1 है इसमें कौन कौन बैठा है, P, Q, R, S, T and V and everybody is facing down, that is south। And second कह रहा है in row 2 A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north। यानी कि रो 2 में जितने भी लोग बैठे हैं, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सब के सब नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। यानी कि ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और रीजनिंग में हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ आप ना स्टार्ट करें। बेयर मिनिमम आपके पास एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जहां पर आप क्वेश्चन को इजीली दो सिचुएशंस के साथ काउंटर कर सको। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिगिंस फ्रॉम हियर। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू एंड नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपका एस और क्यू से ही रिलेट करते हुए है। तो रादर आप इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले यूज कर लें। पहले ये देखिए एस और क्यू से रिलेटेड क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। S sits third to the right of Q and either S or Q sits at the extreme end of the line। यानी कि S और Q के बीच में दो लोग हैं, यानी कि S is sitting third to the right of Q। अब Q और S कहाँ पे है, रो 1 में, यानी कि ये लोग साउथ की तरफ देख रहे होंगे। यानी कि अगर नॉर्थ आप क्वेश्चन पेपर को अगर आप इस डायरेक्शन में A4 शीट को अगर आप देखते हो तो आपका जो साउथ है वो इधर की तरफ है। यानी कि अगर आप इस पेपर को फ्लिप कर दो, ये पेपर आपका फ्लिप हो जाए और जो अभी साउथ देख रहा था ये साउथ आपका अपटर्न हो जाए, तो जो आपका राइट है वो ही क्वेश्चन का भी राइट हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट है वो ही क्वेश्चन का भी लेफ्ट हो जाएगा। तो इससे आपको डायरेक्शन को समझने में बहुत इजीनेस होगी। सो ये क्वेश्चन में आप चाहे, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आप ऑपोजिट रो में जो बैठा हुआ है उसके भी राइट लेफ्ट को इजीली कंसिडर कर लेते हैं तो फिर आपको पेपर फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप वहां पर इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब अ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S is sitting third to the right of Q and either S or Q is sitting at the extreme end of the row। सो अगर हम इसको पॉसिबिलिटी के रूप में देखें तो अगर हम सोचे कि अगर S एक्सट्रीम एंड पे है तो Q यहाँ पर आएगा, और अगर Q एक्सट्रीम एंड पे है यानी कि S आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इट सेज the person who faces Q sits second to the right of E। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ पर आप इस लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, सेकंड है राइट है, जो उसको फेस कर रहा है हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसी चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके पढ़ना है कि द वन हु फेसेस क्यू, यानी कि जो भी बंदा क्यू को फेस कर रहा है
वो कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि ई के राइट में। और ई कहाँ बैठा है? ई आपका इस रो में बैठा हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे ही हमारा पेपर होता है, यानी कि जो हमारा राइट है वो ही क्वेश्चन का भी राइट है। अगर क्यू के सामने वाले पर्सन यहाँ बैठा है तो ई की पोजीशन क्या हो गई? ई की पोजीशन आपकी ये हो गई, तभी तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, जो भी पर्सन क्यू को फेस कर रहा है वो ई के सेकेंड में, यानी कि ई की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। एफ नाइदर बी नॉर एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब बी और एफ के बीच में आइदर वे हो सकता है, यहाँ पे एफ भी आ सकता है और यहाँ पर बी भी आ सकता है, और दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। यानी कि अगर हम इसको क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करें तो इन दोनों के बीच में दो लोग हैं, यानी कि अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम दो लोगों के बीच में बी और एफ को रख रहे हैं तो आइदर ऑफ देम विल गो टू द एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ही गलत हो जाती है, यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि हमने जो ये पॉसिबिलिटी बनाई है ये सही है। तो अब हम क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि बी और एफ या तो यहाँ होगा या तो बी और एफ यहाँ पर होगा, और इनके बीच में दो लोग हैं और बी और एफ में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाओ ना, तो आप ऊपर वाला जो आपका चार्ट है जो गलत हो गया है उसको भी सही कर लीजिए, ताकि वैल्यूज को आप सही जगह पे पुट अप कर दीजिए, ताकि आप जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा दो पॉसिबिलिटीज को लेके चलने में। तो हम यहाँ पर इसको भी ठीक कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि हमारी जो पोजीशंस हैं वो कहाँ पर आएंगी, यानी कि एस यहाँ आएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा और ई की पोजीशन हो जाएगी ये। एंड यहाँ पर हम एफ को कर लेते हैं, यहाँ पे बी को, और इस पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पर एफ को रख लेते हैं, यहाँ पे बी को, और यहाँ पर हम बी को रख लेते हैं और यहाँ को एफ। यानी कि ये हमारी दो पॉसिबिलिटीज हो गई जिनको हमने अज्यूम किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। यानी कि जो भी पर्सन बी को फेस, जो बी का नेबर है वो कहाँ बैठा हुआ है? पी के, वो पी के लेफ्ट में। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। लेफ्ट यानी कि जो भी इमीडिएट पर्सन बी को फेस कर रहा है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, वो पी के किसको पी के लेफ्ट में है, पी के लेफ्ट में। यानी कि पी का लेफ्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो साउथ है, यानी कि अगर हमारा लेफ्ट नॉर्थ के हिसाब से इधर जाता है तो साउथ के हिसाब से इधर जाएगा। सो बी के रिस्पेक्ट में उसका जो इमीडिएट नेबर है, अगर हम ई माने तो उसका थर्ड, यानी कि 1 2 3, यानी कि पी हमारा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड पी का थर्ड यानी कि 1 2 3, पी के थर्ड पे बी का इमीडिएट नेबर है। ओके, ये आपका पॉसिबिलिटी एक बन जाती है। सिमिलरली अगर हम बी को यहाँ देखते हैं तो फिर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पी को हम यहाँ पे कहाँ रखें। सो अगेन हमारा ये वाला जो चार्ट है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, यानी कि ये फिर से गलत हो गया। यानी कि वी नो कि यहाँ पर जो पोजिशन है वो एफ यहाँ पर बैठेगा और बी यहाँ बैठेगा, देन ओनली पी कैन सिट हियर, अदरवाइज हमारी जो इक्वेशन है वो गलत हो जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है और आपको कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज इट्स अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन।
आप इसको एक बार फिर से रीड कीजिएगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो अब आर एंड टी यानी कि आर एंड टी आपके ऊपर वाली रो में आएंगे। यार इमीडिएट नेबर्स, तो इमीडिएट नेबर्स के लिए तो यही जगह खाली है और कोई जगह ही नहीं है। तो या तो आर यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, या तो टी यहाँ होगा और आर यहाँ होगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो सिर्फ एक स्पेस खाली है और यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। अब वी नो कि इन दोनों में से कोई यहाँ होगा, इन दोनों में से कोई यहाँ नहीं आ सकता। सो हमारा P भी हो गया, Q भी हो गया, R भी हो गया, S भी हो गया, T भी हो गया, केवल V बचा है। दैट मीन्स V श्योर शॉर्ट वे में यहाँ पे बैठा हुआ है इन आइदर ऑफ द कंडीशंस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, C सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। C जो है सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब सेकेंड, अब ए यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था सी को, बट यहाँ पे ऑलरेडी ई है। दैट मीन्स हमारे पास ए की पॉसिबिलिटी बची, यानी कि सी अगर यहाँ है तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट लाइन देखते हैं, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक ही पर्सन बचा है, दैट इज डी। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है T does not face the immediate neighbor of D. T does not face the immediate neighbor of D. D का immediate neighbor B है, तो यानी कि यहाँ T यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि हमारी जो ये वाली पॉसिबिलिटी है दैट इज करेक्ट और ये वाला रॉन्ग हो गया, बिकॉज T यहाँ पर नहीं, T यहाँ पर आएगा और R यहाँ पे आएगा। सो हमारा जो करेक्ट फॉर्मेशन हुआ वो ये हुआ। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। लाइक विद इन, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते जाओगे वैसे वैसे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में कौन बैठ रहा है? एक्सट्रीम एंड पे इट्स Q, D, P, C। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो S एंड D नहीं, Q एंड A नहीं, V एंड C नहीं, P एंड D यस, Q एंड F नो। यानी कि ऑप्शन D हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि P एंड D आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन V एंड R। V एंड R के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, P is related to A in the same way as S is related to B. P is related to A, यानी कि P आपका यहाँ पे है और A आपका यहाँ पर है। सो P और A वैसे ही रिलेटेड हैं जैसे S is related to B. S आपका यहाँ पे है और B आपका यहाँ पे है। जैसे P और A एक दूसरे से रिलेटेड है वैसे ही B और S और B भी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो गिवन अरेंजमेंट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज T रिलेटेड इन द फॉलोइंग सेम पैटर्न। अब हमें T के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि अगर P के साथ A है, S के साथ B है, तो T के साथ क्या हुआ? T के साथ आ जाएगा आपका D, यानी कि इसके साथ आपका आ गया ऑप्शन डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी। नाउ एफ फेसेस टी। अब एफ कहाँ पे है? एफ यहाँ पर है, टी यहाँ है। इज इट फेसिंग इट? नो, यानी कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब V और T इमीडिएट नेबर तो है नहीं, बीच में S है, दैट मीन्स आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है। Now third statement says F faces the one who is second to the right of T. यानी कि F जिसको फेस कर रहा है that is sitting second to the right of T. तो ये देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। T sits
at one of the extreme ends of the line. तो अभी हमने देखा T is not at the extreme end of the line, वो यहाँ पर है, it's not at the extreme end. Q sits second to the right of T. Q second to the right of T, यानी Q सेकेंड, अब इसका राइट तो ये है नहीं, ये तो इसका लेफ्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका जो है वो गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next is, four of the following fives are alike in a certain way based on the given arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? AT. First option is AT. T आपका यहाँ पर है और A आपका यहाँ पर है. Now next says B and T. B and T. B and T आपका यहाँ पर है ऐसे. Next statement says F and P. So F आपका यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है, यानी कि this is the relation between F and P. Next relation किसके बीच में है? C and V. अब C यहाँ पर है और V यहाँ पे, यानी कि ये भी एक क्रॉस सेक्शन बन रहा है. Now next is E and Q. अब E यहाँ पर है और Q आपका यहाँ पर है, यानी कि ये आपका जो पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये अगल बगल के हैं. अगर आप AT को मान रहे हो या BT को मान रहे हो, ये डायरेक्ट एक दूसरे के नेबर में है, बट E और Q के बीच में R और B दोनों आ रहे हैं, यानी कि जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो ABCD आपके सारों फॉलो कर रहे हैं, बट जो नहीं फॉलो कर रहा है दैट इज E, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है E, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा, और ये आरबीआई असिस्टेंट 2017 में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन है, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन हो, सो डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.